सेक्रेटरी सैफ पठान ने पत्रकारों को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ। इस बयान को लेकर पत्रकारों में काफी आक्रोश था और एक वक्त में ऐसा लगा कि बातचीत के जरिए इसको हल किया जाए, लेकिन उन्होंने एक बार फिर वीडियो बनाया और अपनी बात पे कायम रहे। इसके बाद अब उनके खिलाफ उमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार और दूसरे पत्रकार यहाँ पे मौजूद है, वो इस विषय में क्या कहेंगे वो हम आपको बताएं। माइक कनेक्ट किया, दूसरा वाला माइक कनेक्ट नहीं, दूसरा वाला माइक कनेक्ट नहीं, किसका है? रेड पे हो। सुल्तान भाई, क्या कहना चाहोगे? मुमरा पुलिस स्टेशन में अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अरफात कासमानी एफआईआर दर्ज करके जब बाहर निकले, उसको लेकर के सबसे पहले तो हम अपने मुमरा शहर की जितने भी पत्रकार हैं, कुछ लतखोर और चाटू और ब्लैकमेलर और हफ्ताखोरों को छोड़ करके बाकी हमारे मुमरा शहर के जितने पत्रकार हैं, सीनियर जूनियर, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि हम सब मिल करके आए। और यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों को अपमानित किया था सैफ पठान ने, एमआईएम के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने शिकायत की यहाँ पर। और हमारा जो नेतृत्व कर रहे थे पत्रकारों का, रफीक कामदार, मैं था और भी पत्रकार थे, और खासकर जिन्होंने हिम्मत जुटाई और डेयरिंग का काम किया और सच्चाई के साथ खड़े रहे, वो हैं हमारे अरफात भाई। और इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है सैफ पठान पे। जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारों पर जो है ब्लैकमेलिंग, हफ्ताखोरी, उनका इशारा था और चैनल पे आकर के कहा था, तो अब ये जंग शुरू हो चुकी है, यहाँ पर रुकेगी नहीं। जो भी नेता शहर का अगर पत्रकारों के बारे में इसी तरीके से अभद्र और गलत टिप्पणी करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। शहर के पत्रकार एकजुट होंगे और ऐसे किसी नेता को बख्शा नहीं जाएगा। जो सच्ची बात है आप वो सच्ची बात करो। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए पत्रकारों के बीच में एक मैं कहावत कहूंगा कि सूप हंसे हंसे छलनी क्या हंसे जिसके 72 छेद। यानी ये गांव की कहावत है कि छलनी में छेद ही छेद होता है, और जो सूप जिससे चावल वगैरह पचोरते हैं तो बिल्कुल सादा होता है। तो वो पहले अपने को देख लें, अपने गिरेबान में झांक लें, फिर हम पत्रकारों के ऊपर जो है आरोप लगाएं। और कुछ पत्रकार जो है इसी बीच हम लोग एफआईआर करा रहे थे, इसी बीच उनका जो है वो लाइव चला। लाइव चलने के बाद में कुछ जो है हफ्ताखोर और डकैत किस्म के पत्रकार, नाम नहीं लेंगे, पहुंच गए हैं और उनकी लीपापोती कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। नहीं है। तो अब हम इसके बाद बेसिकली जो है नॉट जर्नलिस्ट, हम रफीक भाई से बोलेंगे कि अब आप बोलिए कि किस तरीके से। थोड़ा सा अरफात भाई पर जी, अरफात भाई बोलिए। अरफात भाई को अब ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। माइक दे दो, थोड़ा पीछे। अरफात भाई, आज आपने जो है एमआईएम के सैफ पठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, क्या बताइए? नहीं, मामला बहुत सीधा है। नहीं, साफ बात है। मैं अरफात भाई आपको रोकूंगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा, 2 लाइव अब तक वो कर चुका है सैफ पठान, समझे? हाँ। तो उसमें वो बार बार बोल रहा है सुपारी लेकर आए, सुपारी लेकर आए, सुपारी लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, जाती तौर पर बता दूं, अरफात कासमानी वो नाम है और वो खानदान, वो कबीला है कि वो यूं चलता है, यूं देने में यूं। तो ये सुपारी नहीं लेंगे, मगर ओपनली सुपारी आप बजाएंगे। बोलो अरफात भाई, ये सुपारी वाले मामले पे इंटरव्यू शुरू ही हुआ था कि उन्होंने मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया, जैसे उनके मैंने चोरी पकड़ लिया। तो जरा मछली की तरह तिल मिलाने लगे और अचानक से वो जो आरोप लगाने लगे कि आपको बिल्डरों ने भेजा है, पैसा लेके भेजा है। उन्हें उनसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा था कि आपकी पीआईएल का मुद्दा क्या था, और आपने जो सिर्फ 15 बिल्डिंगों को उसके अंदर
दाखिल किया है उसका क्या रीजन है? मुमरा में इतने इलीगल बांधकाम चल रहे हैं, आपने अलग अलग वार्ड से कुछ चुनिंदा बिल्डिंगों को चुनकर 15 बिल्डिंगों की लिस्ट बना के डाल दिया। सबसे पहले तो मतलब उन्होंने झूठ कहा कि मैंने मुमरा कौसा और मुमरा कलवा और दीवा तीनों एरियो की बिल्डिंगों की 250 बिल्डिंगें डाली है। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी पीआईएल है कि मतलब एडवोकेट ने खाली ऊपर 15 बिल्डिंग लिखा और पीआईएल के अंदर छुपी हुई है 250 बिल्डिंग है। मैंने तो उनकी पूरी पीआईएल देखा, उसने कहीं मुझे 250 बिल्डिंगें नहीं नजर आई। तो मुझे सिंपल सवाल था कि भाई इसका क्या रीजन है? तो नहीं, आपको बिल्डरों ने भेजा है और धीरे धीरे जो है कि वो पत्रकारों के ऊपर आ गए। पता नहीं मतलब उनके दिल के अंदर वो चीजें थी या पत्रकारों के लिए उनके दिल में कोई बुग्स था, दिमाग में कुछ भरा हुआ था, इस वजह से उन्होंने जो है कि उगल दिया कैमरे के ऊपर। मैंने उसको एक और बार कंफर्म भी किया कि आप सभी पत्रकारों को बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं सभी पत्रकारों को बोल रहा हूँ। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा उस चीज का। फिर इलेक्शन के मुद्दे को लेकर उन्होंने जो है कि उलमाओं को मतलब टारगेट किया। ये जितने भी उलमा है ये उलमाए सू है। तो उलमाए सू का तो मतलब अब हम सब जानते हैं इसका मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे उलमा जो मतलब खुद के फायदे के लिए धर्म का और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम खुद देखें कि मतलब उनकी क्या मानसिकता है और वो क्या सोचते हैं दिमाग में। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप मुस्लिम इलाके के मुस्लिम लीडर है और कौम व मिल्लत की बातें करते हैं और इस तरीके से बार बार उनसे मैंने, आप लोग अगर इंटरव्यू देखेंगे, मैंने उनसे ऑन कैमरा 2 से 3 बार कहा कि साहब अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर मुझे किसी ने भेजा है तो आपकी ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ सिंपल आपसे सवाल है कि 15 बिल्डिंग आपने क्यों टारगेट की, बस इतनी सी बात है। और उन्होंने जो कहा सब लोगों का दिल दुखा, इस वजह से जो है कि आज मुमरा पुलिस चौकी में आके मुझे कंप्लेंट शिकायत करनी पड़ी। तो इतनी सी बात है। उसमें अभी जब वो लाइव आए तब उन्होंने रफीक कामदार का सबसे ज्यादा जिक्र किया है। हाँ। तो क्या आपको रफीक कामदार ने भेजा गया था? नहीं क्या नहीं नहीं, उनको बिल्कुल आपने बताया था वो चीजें? एक सीधी सी बात है, मैं उनके ऑफिस में भी था तो उनका इशारा रफीक कामदार सर के ऊपर ही था कि आपके मीडिया के हेड ने आपको भेजा है, पत्रकारों के हेड ने आपको भेजा है। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे कोई क्यों भेजेगा, मैं क्या किसी के पास नौकरी करता हूँ या मैं को दूध पीता बच्चा हूँ? भाई मेरे हाथ में पीआईएल आई, मैंने उसके ऊपर स्टडी किया और मुझे लगा कि आपसे इसका सवाल, अच्छा मैं उनसे उम्मीद तो ये कर रहा था, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब बहुत अच्छी बातचीत है, रिलेशन है। मैं उनसे ये उम्मीद कर रहा था कि वो ये पॉजिटिव रिस्पांस देंगे मुझे, अरे अरफात भाई बहुत अच्छी बात है, आप मुझे ये चीज़ बताए है, आगे मैं इसके ऊपर और एक्शन लूंगा और भी इस तरीके से करूंगा। मैंने उनको पाम रिवरिया के ऊपर पूछा कि भाई आपने रिजर्वेशन और कब्रिस्तान के ऊपर स्ट्रॉन्ग मुद्दा उठाया था, अचानक से आप उसको छोड़ के 15 इलीगल बिल्डिंग के ऊपर चले गए। मुझे उनसे ये उम्मीद थी कि वो ये पॉजिटिव रिस्पांस देंगे कि अब मैं पाम रिवरिया के ऊपर और अच्छे से करूंगा और पत्रकारों को बुला के मतलब इसके बारे में बयान दूंगा ताकि लोगों के अंदर खुलासा हो और लोगों के अंदर उनका विश्वास पैदा हो कि भाई अब इलेक्शन आ रहे हैं तो भाई सैफ पठान जो है कि रिजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो इतने ज्यादा नेगेटिव थे पत्रकारों को लेके, उलमाओं को लेके, मतलब मुझे वो इंटरव्यू में मतलब खुलासा हुआ। वो आज एक लाइव में आया था, बार बार तमीम खान का जिक्र कर रहे, तमीम खान ने सबको फोन करके व्यापार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बोला, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अरे साजिद भाई तुम भी पत्रकार हो, तुमको फोन आया शमीम खान का? फोन यहाँ में से 1 मिनट, जितने भी पत्रकार रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको सुल्तान भाई को सुने सवाल पूछे, अरफात भाई को पूछे, आप मुझे पूछने वाले हो। सबसे पहले मैं पूछता हूँ कितने पत्रकारों को शमीम खान का फोन आया? अरे हम किसी के बनने में थोड़ी है सर। नहीं, हमारा चूल्हा कोई जितेंद्र आवाल या कोई शमीम खान नहीं चलाता। शमीम खान मेरा और रही बात मेरे सवाल की, तो मेरा सवाल जो है वो पाम रिवरिया के ऊपर था। बोलेंगे तो हम लोग एफआईआर किसी नेता के इशारे पे शहर के पत्रकार नहीं चलते, सुन ले, वो चाहे शमीम खान हो या आम जितेंद्र आवाड हो, किसी के कहने सरकार नहीं चलता, ये सुन लो। लोगों को बहकाया जा रहा है लाइव करके। बिल्कुल वो बिल्कुल तो अपनी राजनीति चमकाना है, बिल्कुल। वो कैसे हमदर्द है शहर के? नहीं, अभी देखिए, मैं एक मुद्दा यहाँ पर आप लोगों को बोलूंगा। सिर्फ वो बहुत बात कर रहे हैं कि 74 MLD पानी और रिक्वायरमेंट इतना MLD पानी, तो आपको उसके लिए इलीगल के खिलाफ जाना है ना, तो यहाँ पर को इलीगल के खिलाफ जाना है तो आपने ठाणे मनपा के अंतर्गत आने वाली 9 के 9 प्रभाग समितियां क्यों नहीं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बताया 175 इलीगल, क्यों से पठान चुप है उस पे? पालकुम, माझीवाड़ा, मानपाड़ा, कापुर बावड़ी, घोड़बंदर रोड का जो हीरानंदानी माँ का कोठारी कंपाउंड, आपका दादाजी कोंडदेव स्टेडियम, कोपरी, कहाँ इलीगल नहीं बन रहा है? दीवा में बन रहा है। आप सिर्फ मुमरा की 15 बिल्डिंग पे आप पीआईएल कर रहे हो,
मुसलमानों के मकानों को उजाड़ने की बात करके आप मुस्लिम पार्टी के रहबर मुसलमानों के बनने का दावा कर कौन रहे सी हो। नेतागिरी कौन सी नेतागिरी है ये? क्या इमारत टूटेगी और उसमें रहने वाले गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? तुम एमआईएम के नेता हो, शहर को बसाने आए हो कि उजाड़ने आए हो साहब पठान? अब देखो, यहाँ पर हमारा एक ही मुद्दा है। यहाँ पर मुमरा कौसा के तमाम जितने लोग रहते हैं, मुझे तकरीबन 40 साल हो रहा है इस शहर के अंदर। जो भी बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हो जाती है, जब उसको कारपोरेशन आपको उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करने बोलती है, उसकी शुरुआत होती है C2B, C2A, C2B रह करके आप बिल्डिंग की मरम्मत कर सकते हो। C2A खाली करके मरम्मत करना है। जब आपकी बिल्डिंग C1 में चली गई तो उसको पूरा पुल डाउन करना पड़ता है। आप रह भी नहीं सकते, रह करके मरम्मत भी नहीं कर सकते। अब हमारे शहर में कुछ बिल्डिंग है फिलहाल जिनका काम चल रहा है, जिनमें 35-35 साल उन बिल्डिंगों को हो गया। सब लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास जो है नया फ्लैट खरीदने का पैसा नहीं है। रोज बंबई जाकर के कमाने वाले, बाहर जाकर के कमाने वाले, छोटा मोटा धंधा करने वाले लोग हैं। अब ऐसे सैकड़ों परिवार हैं। आप बिल्डिंग तुड़वाओ और उन सैकड़ों परिवारों को अपना घर मकान दे दो, करो पीएल आप, कोई मना नहीं कर रहा आपको। लेकिन पुरानी इमारत जिसके पुनर्विकास का या जिसके रीडेवलपमेंट का कोई लीगल जब प्रोविजन नहीं है, तो वो बेचारा फ्लैट में रहने वाला गरीब आदमी, उस बिल्डिंग के तमाम लोग जो है वो किसी बिल्डर को अप्रोच करते कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम से कम लेकर के हमको हमारी बिल्डिंग बना करके दे। अब जाहिर सी बात है, वो बिल्डर वो काम करेगा तो 2-1 फ्लोर वो बढ़ा करके अपना कुछ तो लागत का फायदा निकालेगा, उसके बगैर तो वो काम करेगा नहीं। अलग एलानिया खुलेआम मैं बोल रहा हूं। तो इस तरह से जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें 35 साल से इस शहर में रहने वाला मुसलमान, हिंदू दोनों समाज के लोग हैं, उसमें दोनों समाज के लोग हैं, लेकिन उसमें अक्सरियत यानी तादाद ज्यादा मुसलमानों की है। तो ये एमआईएम के नेता बनके मुसलमानों को उजाड़ने की बात कर रहा है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बात है तो साहब आ जाइए, कभी भी डिबेट कर लेंगे। मेरे भाई हनीफ कामदार, सबको पता है, उनसे ले गए थे कब्रिस्तान के रिजर्वेशन के घोटाले के पेपर, क्या किए? आओ लाइव आकर के बताओ ना, क्या किए? क्या उसको रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया आपने? कितना आप उसके ऊपर हाईकोर्ट गए, जो बातें कर रहे थे मैं जाऊंगा मैं करूंगा, क्यों नहीं किए भाई आपने? क्या वजह थी? ऐसे तो कई पेपर आपने लोगों से लिए और उसको थप्पी बांध करके आपने उसको सिर्फ सेकने का काम किया। क्यों किया? उसकी वजह तुमको मालूम। हम बेतुके इल्जाम नहीं लगाएंगे, हम बेतुके इल्जाम नहीं लगाएंगे। आपको इतना लग रहा है भाई 2025 चल रहा है, 2012 में आपने खुद ने संजय नगर में बिल्डिंग बनाई, आपके छोटे भाई इमरान के नाम से, इमरान के नाम से बनाई ना, उसी के नाम से एग्रीमेंट दिए, उसी के नाम से सब कुछ दिया। जाति तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर साहब आप जाओगे तो ओके। नाउ ये जंग शुरू हो चुकी है और इसको पाए तकमील तक हम पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर शहर के कई पत्रकार पहुंचे हुए हैं और जो एमआईएम के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी साहब पठान, उनके एक बयान को लेकर हंगामा है कि उन्होंने कहा कि पत्रकार बिल्डरों से पैसे लेते हैं। अब आपने देखा होगा पत्रकार रफीक कामदार ने किस तरह से खुलासा किया कि ऐसी कई बिल्डिंगें, कई इमारतें हैं, जब लोग बेघर होने की कगार पर आ जाते हैं उन जर्जर इमारतों में, तो फिर कहीं ना कहीं वो बिल्डर्स को बुलाकर उनको रीडेवलपमेंट जरूर करवाते ताकि वो रह सके, उनका आशियाना ना उजड़े। अब देख रहे हैं कि ये जो बयान को लेकर जो खास तौर से उन्होंने कहा कि 15 बिल्डिंगें ऐसी है जिनमें इनलीगल काम हो रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगे हैं। तो यही कहा पत्रकार रफीक कामदार ने, पत्रकार सुल्तान रिजवी ने, कि मुस्लिम नाम पर आप सियासत करते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी पार्टी, आप एक मुस्लिम लीडर होकर कैसे बातें कर सकते हैं? तो इसी नाराजगी के चलते आप देखेंगे ये एफआईआर है, कलम त्यांच्या विरोधात लावण्यात आलेले आहे। तो देखेंगे कि कौन कौन सी कलम के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, दिखाएंगे। एक फोटो ले लो, 1 मिनट लगेगा। सुल्तान भाई कितनी धारा लगाई गई है और कौन कौन सी लगाई गई है बताइए सुल्तान भाई।
इसमें बीएनएस की धारा है 353 पार्ट 2, 353 पार्ट 1, पार्ट 6, 356। ये 3 धाराएं जो है इनके ऊपर लगाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं 3 धाराएं हैं। सही है। तीन धारा या सेफ